जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वाकई बहुत ऑनर की बात है और मतलब यहाँ आके बेइंतहा अच्छा लग रहा है। मेरा नाम डॉक्टर मुनीरा अब्बासी है और मैं बाय ट्रेनिंग एमबीबीएस डॉक्टर हूँ और एमडी हूँ। और मेरी मुलाकात मज़हर साहब से भी पिछले कुछ दिनों पहले हुई थी। हमारे एक म्यूचुअल जाहिद साहब होते हैं जहाँ से हम उनसे हम चीज़ें लेते हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल चीज़ें, वो तमाम चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं। वो उनके थ्रू हमारी मुलाकात हुई थी और हमारी जब बात हुई तो मेरे काम पे भी बात आई। तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो लाइफस्टाइल मेडिसिन है। तो मेरी ओरिजिनल ट्रेनिंग जो है वो एमबीबीएस एमडी है और उसके बाद जो ओरिजिनली मैंने एमबीबीएस पाकिस्तान से ही किया और फिर ट्रेनिंग के लिए इंटरनल मेडिसिन में मैंने रेजिडेंसी की अमेरिका से और 2 साल की फेलोशिप की एंडोक्रिनोलॉजी में जो हार्मोन मेडिसिन होती है। और फ्लिप हो जाएगा ये, चेक कर लें। इज दिस बेटर? हाँ। तो हार्मोन मेडिसिन एक तरह से आप समझ लें कि जो डायबिटीज़ की स्पेशलिटी है, जो भी हार्मोन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे थायराइड हो गया, इंसुलिन हो गई और उनसे रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं वो एंडोक्रिनोलॉजी कहलाती है। अच्छा, इसी के साथ मुझे वहाँ पर मैंने रेजिडेंसी कंप्लीट की, वहीं पर मुझे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में जॉब भी मिल गई, काम भी शुरू हो गया, एक दिन में पेशेंट्स भी आने शुरू हो गए। लेकिन आई थिंक मैंने शायद कोई 3 साल काम किया था वहाँ पर, जब मुझे थोड़ा लोगों से बात करके ये एहसास शुरू हो गया कि लोग सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं और हम सिम्टम्स को एक डायग्नोसिस दे रहे हैं और उसके बाद उसको मैनेज कर रहे हैं। तो और फिर हम मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं और फिर उस डिज़ीज़ को एक तरह से मेंटेन करते हैं। क्योर या रिमिशन के बाद हम डिजीज़ में, मतलब ना मेरी ट्रेनिंग में इतनी ज़्यादा थी, ना ही मैंने ख़ुद कभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा था। लेकिन फ़ील ये होने लगा कि थोड़े दिनों के बाद कि ये अब कुछ ना आगे नहीं बढ़ रहा और हर साल ये महसूस होता था कि पिछली दफ़ा से ज़्यादा पेशेंट्स की तादाद बढ़ रही है। अच्छा, मेरी स्पेशलिटी में ज़्यादातर ये क्रॉनिक डिजीज़ आ जाती हैं, जैसे डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रोक्स हैं, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स। और उनके साथ ही जो पेशेंट्स आते थे, जैसे अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि जो ओल्डर पेशेंट्स हैं उनके साथ आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, कोई इम्यून मीडिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, कैंसर्स हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से हम सब ने अपने घरों में, अपने साथ के लोगों में ये चीज़ हमने नोटिस की है कि लोगों को ये डिजीज़ हैं। तो इनकी रिवर्सल की कोई बात नहीं थी। तो उसके बाद कमिंग टू माय ट्रांजिशन टू पाकिस्तान, मैंने मेडिसिन को थोड़े अरसे के लिए ऑन होल्ड किया और मैं फिर पाकिस्तान आ गई। और पाकिस्तान आने के बाद मैंने बहुत एक्सप्लोर किया। पहले थोड़ा ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरफ गई, जो दूसरी मेडिकल मोडालिटीज़ हैं, जैसे होम्योपैथी और हर्बल मेडिसिन और आयुर्वेदिक। लेकिन मैंने सच उनकी फ़िलासफ़ी को ज़्यादा पढ़ा। मैंने उसकी कोई मज़ीद मोडालिटीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं सर्च किया, लेकिन जो उसकी मेन फ़िलासफ़ी है उसको पढ़ने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि सारी मोडालिटीज़ एक ही बात कर रही हैं, और वो ये है कि लाइफ़स्टाइल जो है, मेन जो हमारा लाइफ़स्टाइल है वो हर डिज़ीज़ की रूट है और डिज़ीज़ की रूट कॉज पता करना ज़रूरी है। डायग्नोसिस जो है वो डिज़ीज़ की रूट कॉज नहीं है, और जब हमें डिज़ीज़ की रूट कॉज पता चल जाएगी तो वो बेसिकली हमें ट्रीटमेंट की तरफ ले जाएगी। और डिज़ीज़ की रूट कॉज जो है वो लाइफ़स्टाइल के अंदर है। तो ये बात ज़रा सी थोड़ी सी मेरे ख्याल से हम इसके ऊपर और कॉन्वर्जेसन करेंगे तो शायद पता चलेगी। मुझे लगता है यहाँ लाइक माइंडेड लोग मौजूद हैं तो शायद वो इस चीज़ को समझें कि मैं क्या कह रही हूँ। कि और उसके बाद मैंने ये जो लाइफस्टाइल मेडिसिन है वो मेनली कन्वेंशनल मेडिसिन की ही एक फील्ड है। यानी कन्वेंशनल मेडिसिन जैसे सर्टिफिकेशन होती है, इसी तरह लाइफस्टाइल मेडिसिन में भी सर्टिफिकेशन होती है। तो मैंने अमेरिका से ही फिर उसमें सर्टिफिकेशन की, और उसमें ये फ़ायदा हुआ कि जो भी बातें हम सब कह रहे हैं वो उन्होंने एक तरह से साइंसी तहकीक के थ्रू उनको प्रूव कर दिया है और उनको ऑर्गेनाइज, और अगर हम इनको एड्रेस करें तो हम इनको रिवर्स भी कर सकते हैं।
तो ये मेन चीज़ें हैं जो लाइफस्टाइल मेडिसिन से रिलेटेड हैं, यहाँ तक कि अगर आपका कोई क्वेश्चन हो। Amazing. जी। One more just. अस्सलाम वालेकुम। Please, I. कैसी है सर जी? How are you? कैसी है? Very good. तशरीफ अस्सलाम वालेकुम। शाज़िया, good. बैठे, तशरीफ रखिए। मंजी पे हाँ जी, मंजी पे बैठे जी, जहाँ आपका दिल करे आप बैठे। जमींदार आ गए। जर्मनी के अंदर भी तो इस पे काफ़ी सारा काम हो रहा है, बिकॉज आई वेंट टू कायद आज़म यूनिवर्सिटी वन डे विद डॉक्टर आफ्ताब, इज ए PhD डॉक्टर। तो वो ये बता रहे थे कि जर्मनी प्रॉबेबली इज़ वन सच कंट्री कि जिन्होंने ये वाला जो लाइफस्टाइल वाला जो है, इसका एक हॉस्पिटल भी उन्होंने उधर कोई इस तरह का बनाया हुआ है। बिल्कुल। और उनकी देखा देखी फिर अमेरिकन्स ने ये वो किया, और वो करते ही हैं कि जो आपके जो भी वो दवाइयाँ शवाइयाँ मतलब देते कि, और जो हॉस्पिटल भी ना इस मतलब दिस इज़ अ हॉस्पिटल, राइट बिल्कुल। और उसके अंदर वो आपकी जो जो थेरेपीज़ हैं वो ये वो बिल्कुल। थेरेपीज़ है, इनके साथ आपका फोटो आनी चाहिए। चाहे कैंसर है चाहे कोई भी चीज़ है वो मतलब वो उसके साथ। बिल्कुल। तो अगर आप इसको और पीछे लेके जाएं ना, तो ये सिर्फ जर्मनी नहीं, आप इससे पहले 2000 साल पहले हिपोक्रेटिस पे ले जाएं। हिपोक्रेटिस ने कहा था कि फूड इज़ योर मेडिसिन एंड मेडिसिन इज़ योर फूड। तो वो उन्होंने उस टाइम पे कह दिया था। और तकरीबन अगर आप 100-150 साल पहले जाएं तो जो थॉमस एडिसन थे, यहाँ पर बच्चों को पता होगा थॉमस एडिसन कौन थे? किसी को पता है थॉमस एडिसन कौन थे? हाँ बिल्कुल। तो वो उन्होंने कही थी ये बात कि जो उसका मफहूम मुझे थोड़ा सा याद है कि जो फ्यूचर का डॉक्टर है ना, वो डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए मेडिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, बल्कि वो डाइट के थ्रू डिज़ीज़ की को ना सिर्फ क्योर करेगा बल्कि रिवर्स भी कर देगा कम्प्लीटली। दैट वाज ऑलमोस्ट लाइक इन 18th सेंचुरी। वो ना अभी आपके आने से पहले इनसे बात हो रही थी, अलमिया ख्वाब पूरे कराते हैं जी। और मेरी वो डॉक्टर आफ्ताब और आज़म यूनिवर्सिटी और सारा वो जो भी था, फिर एक वो फातिमा का भी वो हर्बल के ऊपर ना वो कि जी हम हर्बल के साथ वो चीज़ों को वो करें, वो इट वॉज हर डिज़ायर कि जी हर्बल और हर्ब्स और वो फिर कि जी मैं वो शी वुड मेक कॉस्मेटिक की वो चीज़ें क्या शैम्पू बना लेना, हाँ। फिर उसके बाद स्किन प्रोडक्ट्स बेसिकली, राइट ऑरेंजेस से वो विटामिन सी राइट। फिर क्या डिसाइड हुआ था? आप बड़े मैं बड़ा? मैं बड़ा। आ जाए सर, आ जाए। चलो डिले हो के बैठ। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि इतना इधर बनवा दिया, आपके दिल की बात बनवा दी ना, आपके दिल की बात बनवा दी। आपने बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि इनसे कोई नहीं मनवा सकता, खुदा की कसम सारे यही कहते हैं कि नहीं ये तो अभी इतने ये तो मैम का डे है ना, मगर मैं सबको सेशन कंटिन्यूअसली लाइव चल रहा है। यूजुअली मैं माइक ये उनके पास है इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही। एक छोटी सी बात, मैं यूजुअली ये कहता हूँ कि जो एज है ना, इट इज जस्ट काउंट ऑफ ईयर्स। जी जो बिल्कुल। यूथ है ना, इट रेस्ट्स इनटू योर राइट सोल। इनसाइड यू। जी तो बिल्कुल आपको 25 साल वाले बूढ़े लोग भी नजर आएंगे बिल्कुल और 90 साल वाले यंग भी नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कभी किसी को अपनी एज बताते आई डोंट टेल देम आई एम 58 इयर्स ओल्ड, आई ऑलवेज से आई एम 58 इयर्स यंग। यंग। ये बहन इसके ऊपर ना बहुत सारा मतलब अगर बाहर मुल्कों में हम बेसिकली चकवाल में बतार में हमें किसी तरह का वो जो वो चीज़ है कि लाइक माई यंगेस्ट ब्रदर जी। तो वो जब मैंने अपना वो विश लिस्ट उसके सामने रखी ना, उसने कहा भाई ना आप इसके अंदर ना ये मेडिकल थेरेपी इसको भी आप ऐड करें बीच में, जी कि जिसके अंदर आप लोगों को वहाँ पे जाएं और वहाँ पे जाके वो सुकून से बैठे। जैसे अगर आप देखें ना, हमारे जो सेनेटोरियम्स होते थे, ये तो बहुत पुरानी बात नहीं है, और जो भी स्ट्रक्चर्स थे, अगर आप टर्की और ये जो स्पेन में, बल्कि टर्की नहीं स्पेन में, तो म्यूज़िक थेरेपी थी और वो तो बहुत स्टैब्लिश थे एंड दैट वाज नॉट टू लॉन्ग अगो। तो वो जो आप स्ट्रक्चर बता रहे हैं वो तो हमेशा से था। मैं सिर्फ लाइफस्टाइल मेडिसिन की एक चीज़ आपको बताना चाह रही थी कि ये
कोई भी, अगर आप कोई भी मोडालिटी ले लें, चाहे आप वो एलोपैथिक या मॉडर्न मेडिसिन ले लें, चाहे वो आप हर्बल ले लें, आयुर्वेदिक ले लें, चाइनीज़ ले लें, इन सब की फाउंडेशन जो है वो लाइफस्टाइल है। तो मेरा जो मेनली काम का फोकस है वो किसी भी एक्सटर्नल मेडिसिन पे नहीं है, मतलब वो तमाम जो हैं वो जिस जगह भी आपका डिज़ीज़ प्रोसेस है या जहाँ से भी आप प्रिवेंट करना चाहते हैं वहाँ उसका इस्तेमाल है। लेकिन लाइफस्टाइल के जो चंद फैक्टर्स हैं जिनको मैं, मेरे ख्याल से उसको थोड़ा सा मैं और खोल देती हूँ कि जब इनके ऊपर काफ़ी स्टडी हुई और चाहे वो हम पुरानी फ़िलासफ़ी से देख लें या जो न्यू रिसर्च से साबित हुआ है, इसमें 6 पिलर्स हैं इसके। जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है वो डाइट का है, न्यूट्रिशन का है, और सबसे ज़्यादा इसी का इम्पैक्ट है, इसी फैक्टर का इम्पैक्ट है। दूसरी चीज़ मूवमेंट है, जिसमें एक्सरसाइज आ जाती है और स्लीप भी आ जाती है कि स्लीप का कितनी अच्छी नाइट की रेस्टफुल स्लीप। और चौथी चीज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट को मैं ज़्यादातर थिंकिंग के लिहाज से सोचती हूँ कि जैसी आपकी थिंकिंग होगी, एक्सटर्नल स्ट्रेसेस तो हमेशा हो सकते हैं ज़िंदगी में कि आपका, लेकिन रिस्पांस कैसा है वो आपकी थिंकिंग है। और चौथी चीज़ सोशल कनेक्शन, या जो हम अभी इस वक्त कर रहे हैं, ये इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, चाहे वो नेचर से सोशल कनेक्शन हो, अपने आप से हो और दूसरों से हो। तो ये 4-5 चीज़ें हैं। अब ये है कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ी है कि हम इसको रिसर्च करके प्रूव करें, और ऑल्दो ये एक बड़ी इतनी नेचुरल एक इंस्टिंक्ट है कि हमें ऑलरेडी ये चीज़ें पता हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न आई थिंक हमारी जो करंटली हम जिन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, और जब हम डिज़ीज़ का जिक्र करते हैं तो हम यूजुअली हमारे जहन में मेडिकेशन आती है। और मैं यहाँ इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगी कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मॉडर्न एलोपैथिक मेडिसिन, इवन इफ़ इट्स ट्रेडिशनल मेडिसिन। जब भी हम एक्सटर्नल से हीलिंग तलाश करते हैं तो हम अपनी पावर जो है वो दे देते हैं उसको। तो जो लाइफस्टाइल का कॉन्सेप्ट है वो एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट है, यानी वो उसका जब टाइम आएगा तो एक्सटर्नली चाहे आप हर्बल यूज़ करें, होम्योपैथिक यूज़ करें, हाइड्रोथेरेपी यूज़ करें, या फॉर दैट मैटर अगर डिज़ीज़ एडवांस हो चुकी है तो एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करें। बिकॉज ऑनेस्टली जितने ज़्यादा हम टॉक्सिक इन्वायरमेंट में इस वक्त रह रहे हैं और जो हमारा खाना पीना है, अल्टीमेटली जब डिज़ीज़ एडवांस हो जाती है और कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं तो वो पॉइंट ऑफ एक तरह से नो रिटर्न हो जाता है। उस वक्त आपके पास ये मिरेकल ही है जो ये इस वक्त करंट मॉडर्न मेडिसिन है। सर्जरीज़ हो गई, जैसे इमरजेंसी सिचुएशंस हैं, ट्रॉमा है, वो सारा कुछ इसी की एडवांसमेंट है। लेकिन प्रिवेंशन टू सम एक्सटेंट, रिवर्सल एंड ट्रीटमेंट के लिए जो लाइफस्टाइल के ये चंद फैक्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड आई थिंक जहाँ से लिंक आप लोगों के इस काम से बनता है, ये जो एग्री टूरिज़्म है या जो आप करें किचन गार्डनिंग, और उसके साथ कनेक्शन वो इस तरह से कि अगर फूड इज़ योर मेडिसिन देन वी नीड टू नो कि वेयर दिस फूड इज़ कमिंग फ्राम। और अगर वो फूड का सोर्स ठीक नहीं है, सॉइल ठीक नहीं है, फार्मर एम्पावर्ड नहीं है, हमें अपना फूड ग्रो करना नहीं आता, तो वो इंस्ट्रक्शनल हो जाएगा। वो सुपरमार्केट से अगर कुछ लेके खा रहे हैं, थाईलैंड से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इट्स जस्ट नॉट एज गुड ऑफ अ फूड। आज जो है इसको ना हम कुछ जो हमारे लोग सुन रहे हैं उनको ज़रा लेमैन टर्म में भी समझाते हैं ज़रा। अच्छा, मैं क्योंकि एक सादा सा मतलब आदमी और मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, तो मुझे इनसे मिलने का और ये इनके साथ मिल के फिर फैसिनेट होने का इत्तेफाक कैसे हुआ। पिछले कोई 4-5 सालों में हमारे घर के अंदर और हमारे कुछ अपने फैमिली के आसपास हमें मेडिकल डॉक्टर से तो मेरा इत्तेफाक पिछले 15 साल से, क्योंकि मैं मेडिकल एजुकेशन के साथ काफ़ी इंटरेक्टेड हूँ। पाकिस्तान के 35 मेडिकल कॉलेजेस हमारे क्लाइंट हैं, लेकिन जो अस्पतालों के साथ और डॉक्टरों के साथ फ़िज़िकल जो है ना मुलाकातों का सिलसिला पिछले 3-4 सालों में रहा। एक तो मेरा छोटा भाई है, उसको कैंसर डायग्नोज हुआ, कोलन कैंसर था उसको, तकरीबन 1.5 साल वो उस फेज़ में रहा और उसका इंतकाल हो गया आज से साल पहले। फिर उसके बाद 1-2 और अफेयर ऐसे हुए जिससे कि हमें अस्पतालों में जाने का पिछले 3-4 सालों में इत्तेफाक हुआ। अच्छा, फिर वहाँ पे जब जाते थे तो वहाँ पे ये अंदाज़ा हुआ कि जी वो आपको ट्रीटमेंट को मैनेज कर रहे हैं, सिर्फ दवाइयों के ज़रिए आपको मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर एक नई विंडो खुली कि जी देखा ये कि जब हम गांव देहात में या किसी शहरों में जाते हैं तो इतना ही रश होता है ग्रॉसरी शॉप पे जितना कि मेडिकल स्टोर पे होता है, और लोग खुद से सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। आज अभी आप घरों के अंदर उठाएं तो हर बंदे ने अपना एक थैला बनाया हुआ है दवाइयों का। अच्छा, वो जब थोड़ा सा और रिसर्च की पिछले 2-2.5 साल 3 सालों में ज़रा इत्तेफाक हुआ तो पता ये चला कि जी हम सेल्फ मेडिकेशन भी कर रहे हैं, और ऊपर से ये कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो आपको बेसिकली कोई क्योर तो कर नहीं रही, सिर्फ मैनेज कर रही है और बल्कि बीमारियां बढ़ा रही है। उसको ज़रा जब रिलेट किया, और सर अभी जो हमें रिसेंटली इसी सारे कनेक्शन से सर आपके लिए भी
बड़ा मुझे जैसे कहते हैं ना, वो एक फ़िक्रा वासिफ अली वासिफ का था कि पा लिया, वो वाली कहानी, कि वो समझ आ गई यार कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो एक नई डायमेंशन मिली। वो ये कि हमारा जो पोठोहार का रीजन है, इसको मैं एग्री टूरिज़म और जो हमारे एग्रीकल्चर से जोड़ता हूँ। पोठोहार का रीजन है, कश्मीर का रीजन है, जीबी का रीजन है, और इसके अलावा बलूचिस्तान का इलाका है, जिसको कि हम आप कह लें कि पाकिस्तान का 2/3 जो है वो के एरिया है, जो कि जिसमें कि एग्रीकल्चर या तो बहुत कम यील्ड है या है नहीं। उसके लिए सोल्यूशन ये निकला है सर कि अगर मिसाल के तौर पे जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में फूड, जब मैम का काम है फूड एज ए मेडिसन, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आप खालस दूध पी रहे हैं तो खालस दूध आप ग़िज़ा के तौर पे नहीं खा रहे, आप दवाई के तौर पे खा रहे हैं। आप खालस खीरा अगर खा रहे हैं, ऑर्गेनिक खीरा खाएंगे तो फूड आप दवाई के तौर पे खा रहे हैं। आप खालस मशरूम खाएंगे, मिसाल के तौर पे भी इस वक्त जो शुगर के पेशेंट हैं, तो पता ये चलता है कि जी इस वक्त हमारे हर घर में 1-1, 2-2 पेशेंट हैं शुगर के। अब शुगर के पेशेंट अगर आप उसकी महीने की दवाई उठाएं तो वो नज़र आता है कि जी एक महीने की एक पर शुगर पेशेंट 10,000 रुपये से 15,000 रुपये और अपनी वही बिसात के मुताबिक 20,000 रुपये तक दवाई खा रहे हैं। अब अगर वो, लेकिन जब हम वही बात अभी कर रहे थे कि जब हम कोई खुराक खाने के लिए जाते हैं तो कहते हैं जी गंदम हम 120 रुपये वाला आटा क्यों लें, चक्की वाला आटा क्यों लें, हम जो है ना वो खालस जो चीज़ वो वाली जो है ना वो क्यों खाएं। तो उनको ये समझाने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे जो हमारा एग्रीकल्चर है उसके साथ भी कनेक्ट होगा कि हम जो इस वक्त वो कहते हैं ना पीछे तो रह गए हैं। अगर हम पंजाब से 30 साल पीछे हैं एग्रीकल्चर में, पोठोहार में, तो लेकिन ये पीछे रहने का एडवांटेज हम ले सकते हैं कि हमारी ज़मीनें कंटेमिनेटेड नहीं है, उसके अंदर हमने खादें डाल के उसको ख़राब नहीं किया हुआ। तो आज अगर हम डिक्लेयर कर दें पोठोहार को और हमारे इस साले इलाके को कि आज से हमने, और दुनिया इस तरफ जा रही है कि ऑर्गेनिक आपने उगाना है, ऑर्गेनिक की प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी है और ऑर्गेनिक फूड एज ए मेडिसिन हमने देना है, तो ये हमारे लिए एक बड़ा पोटेंशियल एरिया होगा एग्रीकल्चर के लिए ख़ास तौर पे कि हम जो भी उगाएंगे, और दुनिया में वो है उसके वैल्यू मिलती है। जब जिस वक्त हमें ये मुश्किल आ रही थी, जो मैं शुरू में आज से 2-3 साल पहले सुनता था कि जी ऑर्गेनिक फूड अगर उगाएंगे हम, तो खीरा तो बाजार में मिल रहा है 180 रुपये का किलो, तो ऑर्गेनिक वाला खीरा कोई 200 रुपये का क्यों लेगा। तो वो उसकी लेने की रीज़न ये होगी कि जब हम उसको बताएंगे लोगों को, लोगों को ये बताएंगे कि जी ये फूड नहीं है, ये सिर्फ ये फूड आपका मेडिसिन है, कि ये आप जो दवाई के तौर पे इसको खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये फूड एज ए मेडिसिन के तौर पे जाएगा। इसके बारे में अगर आप कुछ मैम खास तौर पे जो हमारा जो एक सेगमेंट को कहते हैं कि जो न्यूट्रिशन जो हम ले रहे हैं और उसमें फिर वो हमें क्या लेना चाहिए, जैसे भी आप, क्योंकि अक्सर लोगों का ना बज़ पॉइंट होता है जी कि कोई एक बीमारी, तो अगर हम शुगर पेशेंट को लेके अगर हम बात करें कि जी उसको हम दवाइयों के बजाय उसको हम उसकी लाइफस्टाइल से चेंज के कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, स्पेशली फूड का रोल क्या है जी। तो इसमें एक चीज़ जो मैं डायबिटीज़ पे तो ज़रूर बात करूँगी, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारे पास अब जो नई चीज़ हम सीख रहे हैं तहकीक से, वो एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं यूनिफाइंग डायग्नोसिस, यानी हर डिज़ीज़ के पीछे इस वक्त प्रिटी मच हर डिज़ीज़ के पीछे एक ही चीज़ है। तो डायबिटीज़ के लिए जो डाइट है वो हार्ट के लिए, हार्ट के पेशेंट्स के लिए भी वही डाइट है, वही स्ट्रोक के पेशेंट्स के लिए, वही कैंसर के पेशेंट्स के लिए, और वही एक नॉर्मल इंसान के लिए भी है। तो ये एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज अभी तक हम ये समझते थे कि अच्छा ये डिज़ीज़ की वजह ये है, इसका पैथोजेनेसिस ये है, बॉडी के अंदर इस डिज़ीज़ में ये हो रहा है और दूसरी डिज़ीज़ में ये हो रहा है। लेकिन अब हमें पता चला है कि मेन चीज़, अगर आपने इन्फ्लेमेशन का नाम सुना हो, तो इन्फ्लेमेशन तमाम डिज़ीज़ के, सोजिश जिसे कहते हैं, बॉडी के अंदर बॉडी का जो अपना क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो एबनॉर्मल तरीके से एक्टिवेट हो जाता है हर डिज़ीज़ के अंदर टू सम एक्सटेंट। इसको मैं सिंपली सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इस तरह से डाइट भी सबके लिए एक ही है। लेकिन अगर मैं डायबिटीज़ की मिसाल ले लूँ तो आप लोगों ने बेशुमार डाइट सुनी होंगी, लेकिन जो तहकीकी तौर पे जो लाइफस्टाइल मेडिसिन ने पता किया है, उन्होंने जिस चीज़ पे फोकस किया है वो प्लांट बेस्ड डाइट पर है। अगेन वो हमारे एग्रीकल्चर से आके कनेक्ट होता है, और उसमें होल फूड्स, यानी होल फूड्स जिस तरह से आते हैं ना, जिस फॉर्म में आते हैं, जैसे अगर ग्रेन है तो वो साबित ग्रेन ही खाएं आप ज़्यादातर, दालें या नट्स या सीड्स हो गए, उनको जितनी जो चीज़ जिस फॉर्म में आ रही है उसी फॉर्म में खाएं। तो इसको कहते हैं कि होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट। और इसमें 3 या 4 कंपोनेंट्स हैं। तो इसमें फल और सब्जियां हो गई, आपके सारे अनाज हो गए, ग्रेन्स हो गए, दालें हो गई, और बीन्स की एक ग्रुप हो गया, और नट्स एंड सीड्स हो गए, और हर्ब्स एंड स्पाइसेस हो गए। तो ये प्रीडोमिनेंटली ये खाएं। अच्छा, ये बाज़ लोग सुन के कहते हैं कि अच्छा ये तो वेजिटेरियन खाना आप बता रहे हैं। बेसिकली ये वेजिटेरियन नहीं है, बल्कि ये प्रीडोमिनेंट है। तो जहाँ पर भी आप बस आप अपने खाने को देखें कि आपके खाने में प्रीडोमिनेंटली आप गोश्त खा रहे हैं या
फल या सब्जियां खा रहे हैं, और अपना एक तरह से एक प्लेट का एक मॉडल देख लें कि किस तरह है, और आहिस्ता आहिस्ता करके गोश्त को उसमें से कम करते जाएं और फल और सब्जियों को बढ़ाते जाएं। और बस जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा, कोई 60-40 खा रहा होगा, 60% सब्जियां फल खा रहा होगा और 40% गोश्त खा रहा होगा, लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता जब उसको एक तरह से अवेयर हो जाएंगे ना, तो वो आप 70% 80% कर देंगे। और इसी तरह से ऑयल का इस्तेमाल, डेयरी का इस्तेमाल, ये 3 चीज़ें हैं जो डायबिटीज़ या किसी भी क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज़ जिसे हम कहते हैं, जिसमें हार्ट की प्रॉब्लम्स और स्ट्रोक्स वगैरह आ जाते हैं, उसमें हम प्लांट बेस्ड डाइट प्रेफर करते हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत बड़ा ग्रुप है वो प्रोसेस्ड चीज़ों का है। आई थिंक इसको सबसे पहले कहना चाहिए कि प्रोसेस्ड चीज़ें खाने में से निकाल रहे हैं। आप में से कोई प्रोसेस्ड चीज़ों को अगर आप डिफ़ाइन करें? नंबर 1 फ्रोजन सॉल्ट कंटेंट होता है जिसके अंदर वो करके फ्रीज करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, Right. प्रोसेस सब चीज़ें उसके अंदर डाली हुई, ऑफ कोर्स दे आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। बिल्कुल। लॉन्गर रन आपकी हर चीज़ के लिए वो लेकिन अभी ये सारे हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गए हैं हाँ, आजकल की और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इवन जब हम जो रिफाइंड शुगर्स है ना, जितने भी जैसे जितने भी ग्रेन्स को हम रिफाइन कर लेते हैं, मैदा हो गया, शुगर, वाइट शुगर है, उसको रिफाइन करके जब हम खा रहे होते हैं, और तीसरी चीज़ फास्ट फूड जिसमें ट्रांस फैट्स होते हैं। तो ये 3 मेजर चीज़ें, मैं तो लाइफस्टाइल मेडिसिन की ज़बान में हम इसको नेगेटिव प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, यानी कि जो चीज़ आप लोगों को मना कर रहे होते हैं ना, वो एक तरह से नेगेटिव प्रिस्क्रिप्शन होता है। और जब भी आपने थोड़ी देर बात की, इसमें जो खाना है वो एज अ प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया जाता है, जैसे 1 कप पालक दिन में 3 दफ़ा, ये प्रिस्क्रिप्शन होता है फॉर, बिकॉज उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अगर आप हार्ट का कोई पेशेंट है तो, क्योंकि अगर किसी को पालक पसंद नहीं है या खाया ही नहीं है कहीं पर कभी भी, तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई सिस्टम या कोई मैकेनिज़्म चाहिए होगा, और फिर उसका फॉलोअप होता है कि आप इतने दिन के लिए ये चीज़ इतने दिन के लिए खाएं, फिर आप फॉलोअप करें, फिर देखें कि आप वो चीज़ खा सकें कि नहीं खा सकें। तो ऑनेस्टली ये प्रिस्क्रिप्टिव है, क्योंकि जो उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन ये सब इस पे बेस्ड है कि वो खाने की चीज़ कितनी फ्रेश है, क्योंकि अगर वो सॉरी जो हम पकाते हैं हमारे पाकिस्तान में जिससे बनाते हैं ना, वो सिर्फ बना के उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म कर देते हैं, आखिर में हम खा लेते हैं उसको। राइट, भुनना भी तो जरूरी है। आई गेस भूनने से भी आगे चल जाता है, जैसे हलीम और निहारी वो हैं, दैट इज डिफरेंट। वो तो बिल्कुल ही आप उनको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा मैम, मेरा एक और क्वेश्चन है जी। कि आजकल जब ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें फूड सिक्योरिटी प्रॉबेबली पेडेस्टल पे सबसे हाई जी। खड़ा हो जाता है। फूड स्कार्सिटी है, जी। कहाँ से फूड लेके आए, तो उसका जो आंसर जो साइंस ने दिया है वो बेसिकली GMOs कह लें या जो म्यूटेटेड फूड है, जेनेटिकली टेम्पर्ड फूड है, वही आंसर देती है। उसी में क्विक टर्नओवर्स हैं, उसी के अंदर यील्ड ज़्यादा है। तो एक तरफ आपके फूड की अवेलेबिलिटी आ गई और दूसरी तरफ ऑर्गेनिक चीज़ें आ गई। ऑर्गेनिक चीज़ों की यूजुअली इतनी यील्ड नहीं है, ऑर्गेनिक चीज़ों का यूजुअली इतना जल्दी टर्न अराउंड नहीं है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक आपने कोई चीज़ लगा ली तो हो सकता है वो 6 महीने लग जाएंगे। आप टनल के अंदर जाके जो कौन सा सीड कहते हैं जी उसको, जो हाइब्रिड हो गए और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत जल्दी टर्नओवर देती हैं। वो हो सकता है साल में आपको 3 या 4 फसलें दे देती हैं। सो हम इसको बैलेंस कैसे करें? जो है फूड स्कार्सिटी की टारगेट को मीट करेगा? आई थिंक अब देखें, ये मेरी फील्ड उस तरह नहीं है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है इसके अंदर। मुझे लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये स्केर्सिटी माइंडसेट से डेवलप हुआ है। बिकॉज तो मतलब इंडो पाक का पंजाब Right. जो था, या हमारा पंजाब, पाकिस्तान वुड एक्सपोर्ट, जी, नाउ वी आर इंपोर्टिंग Right, right. टमाटर भी हम अभी, एंड आई थिंक यहाँ पर ग्रोइंग योर ओन ग्रोइंग, ये जो किचन गार्डन्स का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर मेरे ख्याल से ये लगता है ग्रोइंग योर ओन फूड, यू नो, प्रोटेक्टिंग आवर फार्मर्स। अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो हम अबंडेंटली आई थिंक सफिशिएंट फूड ग्रो कर सकते हैं अपना। मैम अगर मैम आपको मैं से 50 इयर्स 70 इयर्स पीछे ले जाऊँ जी, तो प्रॉबेबली एक कोई पैरिटी थी फूड की। आप नहीं सुनते थे कि बहुत ज़्यादा कहीं भूख हो गई है या कोई चीज़ हो गई है ना, बट उस वक्त की पॉपुलेशन को आज की पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करें तो पॉपुलेशन भी एक्चुअली एक बर्स्ट हो गई है बिल्कुल। जी, तो मेरे अपने ख्याल में
ये शायद ये हाइब्रिड चीज़ें जो हैं और म्यूटेटेड जेनेटिकली म्यूटेटेड जो बिल्कुल। चीज़ें हैं, ये भी एक वक्त की ज़रूरत बनी थी कि लोगों को उनके पेट को कैसे एंड आई थिंक आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ग्रेन जो है ना, अभी जब मैं यहाँ पाकिस्तान में तो आई थिंक ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई थिंक वेस्टर्न वर्ल्ड में अब आपको वीट, नॉर्मल वीट आपको नहीं मिल सकता। मगर आपकी जीएमओ वाली बात पे भी आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कि पाकिस्तान में अभी भी हमारे पास ऑर्गेनिक, हमारे पास जीएमओ का प्रॉब्लम उस लेवल पे नहीं है, बिकॉज आई थिंक हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज ही शायद इतनी उस लेवल की मौजूद नहीं है। अपना सीड खुद हार्वेस्ट करते हैं उनमें तो नहीं है। अच्छा, जो नर्सरियों से लेते हैं जो वो नर्सरी सब सारी हाइब्रिड या जो आप गंदम भी इवन जो हाइब्रिड अभी आप एग्जैक्टली इज नॉट जीएमओ। हाँ वो जीएमओ नहीं है। हाइब्रिड आप ले सकते हैं, हाइब्रिड इज नॉट जीएमओ, जीएमओ इज डिफरेंट। जीएमओ इज बहुत बहुत नुकसानदेह, पूरा अमेरिका इस वक्त जीएमओ से भरा है, आप देखें तो। हाँ। पाकिस्तान में भी जीएमओ इतना नहीं है। आई थिंक कपास है, सिर्फ कपास है जो सिर्फ जीएम, वो हम खाते नहीं। उसी बात को हमने कहा ना कि मिसाल के तौर पे अगर हम जैसे टेक्नोलॉजी को तो बीट नहीं कर सकते हम, वहाँ पे ज़रा उसके लिए हमें जीरो से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन जिन चीज़ों में पीछे रह गए हैं, अगर मिसाल भी मुझे रिसेंटली एक चीजें पीछे रह गई वो हमारे एडवांटेज में जा सकती एडवांटेज में जाती है। इस वक्त देखें अभी क्या हुआ है कि इस वक्त मुझे रिसेंटली एक लास्ट ईयर मुझे बता रहे थे कि मुझे इस पर खुशी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि इंडिया ने ना पिछले कोई 10-20 सालों में ना इंडस्ट्रियलाइजेशन एग्रीकल्चर में बहुत की, वहाँ पे आया है जीएमओ आए हैं वहाँ। अच्छा, उसमें क्या हुआ, उनका राइस बैन हो गया इस वक्त यूरोप में, और ठीक है उनका राइस के अंदर कंटेमिनेशन लेवल बहुत ज़्यादा है। उनका इवन कई ऐसे फ्रूट्स भी हैं वो भी नहीं जा रहे हैं। हम अभी उधर पहुँचे नहीं हैं, हो सकता है हम 4-5 साल जिस स्पीड से हम जा रहे हैं ना, जिस स्पीड से हम खाद्यान्न डाल रहे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, हमारा राइस लेके वो उसको टैग करके भेज रहे हैं। राइस हमारा जा रहा है बाहर, लेकिन वो सारे भेज इंडियंस रहे हैं। यहाँ से दुबई जाता है, दुबई में बासमती उनके नाम से जाता है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, वो ये कि जो हमारा राइस है ना, जो अभी हम उन्होंने अपने राइस को कंटेमिनेटेड कर लिया, उन्होंने अपनी जो है ना बाकी भी क्रॉप्स को कंटेमिनेशन कर ली, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा तेज़ी से उसको पिछले 20 साल पहले उन्होंने शुरू कर दिया था। अभी वहाँ पे ये हो ही रहा है दुनिया में, अब ये हो रहा है कि और हमारा आलू उस तकरीबन आ चुका है। हमारा आलू अब ये है कि उसके अंदर टेस्ट पहले किए जाते हैं, ऑर्गेनिक टेस्ट उसका एक लेवल होता है जो टेक्निकल लोग जानते होंगे कि वो अब कई कंटेनर जाते हैं, 10 कंटेनर जाते हैं अगर आलू के हमारे बाहर, तो उनमें से 4 कंटेनर जो है 3 कंटेनर डिस्ट्रॉय करने पड़ते हैं, वो दरिया में बहा देते हैं, समंदर में फेंक देते हैं उसको। तो हम अगर ये कर सकते हैं कि आज अगर मिसाल के तौर पर अगेन हम पाकिस्तान को या एक ख़ास पाकिस्तान के एक ख़ास हिस्से को, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ पोठहार में ऑलरेडी हम तो यहाँ पे वैसे भी कोई अच्छी क्रॉप हाई यील्ड तो ले नहीं रहे, अगर इसको हम डिक्लेयर करने की तरफ जाएं कि हम फ्यूचर में सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ें, या कम से कम ऑर्गेनिक नहीं तो कम से कम हम उसके करीब 3 चीज़ें हम उस तरफ उगाना शुरू करते हैं, तो एक तो वो फूड एज ए मेडिसिन, और दुनिया में हम ये दे सकते हैं कि जी पाकिस्तान में ये एक इस कैपेसिटी में उगाया जा रहा है, रीजन पूरा डेडिकेट। अच्छा, इसी तरह ही अभी मिसाल के तौर पे लोग पूछते हैं जी, मेरे पास अभी आए, अभी मैं वो जिक्र कर रहा था ऑस्ट्रियंस का, तो वो जब आए यहाँ पे उनको मैं लेके गया जब कश्मीर में, तो उन्होंने ना वो कहता है कि मेरी उम्र इस वक्त 32 साल हो गई है, और मैंने पिछले 17 साल में मैंने ताज़ा मक्खन नहीं खाया। मैंने उसने कहा जी हमारे यहाँ ये अलाउड नहीं है कि आप डेयरी आपको डायरेक्ट सप्लाई कर दे बटर। तो कहता है वो हमारे यहाँ तरीकाकार ये है कि वो डेयरी से कलेक्ट होता है, वो पहले पैस्चराइज होता है, उसके बाद वो महीने 2 महीने 3 महीने बाद हमारे पास आता है। तो वो उसको ना कहता है मुझे सारा ये दे दो, मैं सारा लेके जाऊँगा। वो कहता है मेरी माँ बड़ी खुश होगी, तो मैंने उसको थोड़ा सा ना उसको पैक कर दिया। इस तरह ये जो हमने ये जंगल से यहाँ से हनी तोड़ा जो ना, तो वो आए तो वो बाद में मुझे वो कह रहा मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ से भिजवाऊँ उसको कैसे, क्योंकि लिक्विड भेज नहीं रहे। वो कहते हैं जी कि ये तो वाइट गोल्ड है, जो आप असल में कुछ चीज़ें हमारी हैं जिसकी हमें कदर नहीं है और हमें उसका पता नहीं है। वहाँ पे वो लोग ना 40 साल पहले वापस उधर जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। हम अपने आप को डिक्लेयर करें इस तरफ, तो वो काफ़ी इसमें चीज़ें हो सकती हैं। आई थिंक ये जो आप सप्लाई की बात कर रहे थे, कि मुझे खुद पर्सनली ये प्रॉब्लम रही है कि अगर आप नॉन पेस्चराइज मिल्क लेना चाहें, रॉ मिल्क लेना चाहें, और फिर ये देखना चाहें कि वो उसी क्वालिटी का भी मिल रहा हो, या पाकिस्तान में तो ये चीज़ें अगर ज़रा सा इनको कंट्रोल कर लें। मैं अमेरिका के भी फार्म्स पे मुख्तलिफ लोगों से मिली हूँ जाके, और आई रियली डेवलप्ड सो मच, अब मुझे इतना एहसास होता है कि पाकिस्तान तो वाकई एक इट्स अ गोल्ड माइन, और अगर हम इसको प्रिजर्व कर लेना, तो ये जो लाइफस्टाइल मेडिसिन की बात है, ये तो हमें बहुत ज़बरदस्त मॉडल, और जो अभी आप जिस मॉडल की बात कर रहे हैं, हमें हॉस्पिटल्स भी शायद ना बनाने पड़े। हमको वो चीज़ें जहाँ वो जो कहते हैं ना कि टैप, एक तरह से एग्जाम्पल, एक डीन ऑर्निस्ट हु इज़ अ फादर ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन, वो कहते हैं कि आप समझें कि एक टैप खुला हुआ है जिसमें से गंदा पानी गिर रहा है, जो कि हमारी डिजीज़ हैं, उसको मॉप करने के लिए हम कन्वेंशनल मेडिसिन के सारे डॉक्टर्स हैं, बिकॉज हमारे पास कोई तरीका ही नहीं, हमें करना है वो ट्रीट, बिकॉज लोग मर रहे हैं, तो कोई तो चाहिए ना जो टैप को ऑफ कर दे। तो ये जो हम काम की बात कर रहे हैं, हम ये
कुछ वो करते रहें लोग जो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम उस टैब को ऑफ करें। आई थिंक फातिमा के लिए यहाँ मेरे एक मैसेज होगा कि अब जो नीड ऑफ द डे है ना, कि सीखें आप सारा कुछ, वो जो ट्रीटमेंट है, डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट है, लेकिन डिज़ीज़ की प्रिवेंशन, और जब वो नहीं हुई है तो उन लोगों को बचा सकते हैं हम जो अभी वहाँ नहीं पहुँचे हैं। यानी हमारे पास ये बहुत बड़ा एक होपफुल एक चीज़ है कि हमारे पास हम कर सकते हैं, एंड इट्स डूएबल। मेडिसिन में जो पढ़ा था, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट? फॉर एग्जांपल कार्डियोवास्कुलर के लिए पब्लिक प्लेसेस इंक्रीज करनी है, पार्क्स इंक्रीज करनी है, ताकि बच्चे बचपन से ही एक्सरसाइज की तरफ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, सोशल कनेक्शन का एस्पेक्ट हो, खाने की चीज़ें जिस तरह अभी हमने बात की, और फिर जो आपकी एक्सपर्टीज़ है ना, स्पेशली जो कन्वेंशनली जो मॉडर्न मेडिसिन के ट्रेन डॉक्टर्स हैं, वो सारी मेडिसिन वाली चीज़ें सीखें, लेकिन जो प्रायोरिटी है ना, और जो ज़रूर मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि आप एट सम पॉइंट इस लाइफस्टाइल मेडिसिन को ज़रूर सीखिएगा, बिकॉज एक और चीज़ जो मैं एक्सप्लेन करना चाहिए थी यहाँ पर, कि अमेरिका में इस वक्त पेशेंट बिल ऑफ राइट उन्होंने निकाला है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए, कि आप अगर कोई आपको लाइफस्टाइल के बारे में नहीं बताता और पहली चीज़ आपको दवा दे देता है, तो आप एक्चुअली उसको चैलेंज कर सकते हैं। जी जी, मतलब क्योंकि वहाँ तो नहीं है, तो मतलब वो आए तो 2 मिनट बैठता है डॉक्टर के पास, होती थी तो लंबी लिस्ट नहीं, उसकी वजह उसको पता नहीं है ना, उस डॉक्टर को भी पता नहीं है ये बात। आपको पता भी है, तो यहाँ पे लोग सेटिस्फाइड ही नहीं होते जब तक वो मेडिसिन। आर्मी में जब आप होते हो, आपके जितने जवानों की बीवियाँ जितनी उन्हें जब तक आप एंटीबायोटिक नहीं लिख के देते, वो कहती है नहीं हमें एंटीबायोटिक, वो डॉक्टर ही अच्छी नहीं है, या बहन जब तक ड्रिप नहीं लगाते, ड्रिप नहीं लगाते, टीके खाली लगा दें पानी का। एंड आई थिंक लेकिन ये पार्ट ऑफ एजुकेशन, क्योंकि देखें कल्चर को चेंज करना, और मेरा अपना इंटरेस्ट डॉक्टर्स को पढ़ाना है एक्चुअली, तो मैं जब बात करती हूँ तो मैंने भी कहीं से ये चीज़ सीखी है, तो मुझे लगता है कि दिस इज़ द नीड ऑफ द डे, कि जो फिजिशियंस हैं वो दूसरे फिजिशियंस को ये चीज़ सिखाएं, और जब पेशेंट्स आएँ तो बस उसको रिपीट, यानी स्पेंड मोर ऑफ़ योर टाइम, फातिमा उधर चली, जो जितना भी टाइम है वो स्पेंड करें लोगों से, उनको ये चीज़ें सिखाने में, और जो मेडिकेशन वाला पोर्शन है ना, प्रिस्क्रिप्शन वाला, उसको कम से कम कर दें अपनी प्रैक्टिस में। मैं ज़रा मज़ीद एजुकेट करूँगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि शायद लोगों को आसान तरीके से और समझाई जा रही हैं। वो ये कि अभी अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो अच्छे भले डॉक्टर जो है ना, वो बेसिकली हमें थोड़ा सा बताते हैं, मतलब वो कहते हैं कि ये परहेज़ करें, आपने क्या खाया है, और उसके बाद जैसे ये गुफ्तगू, क्योंकि हमारे यहाँ पेशेंट का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप 2-3 मिनट के बाद ना गुफ्तगू ख़त्म हो जाती है, और वो फिर ये कि जल्दी से एक पर्चा लिखना शुरू करता है, जिससे बाहर जाके 5000 की दवाइयाँ लेनी होती हैं। अगर हम अपने डॉक्टर, जो भी डॉक्टर है, उसके ऊपर ये बात करें, उसको भी ये बात करें, और डॉक्टर खुद भी ये, वो उनकी ज़रा ट्रेनिंग में तो है ये बात, और वो करते भी हैं, लेकिन होता क्या है कि वो उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, और हमारा ध्यान जो है दवाई खाने पे जाता है। वो ये कह रहे होते हैं जी आपने जो है ना ये करना है, वर्जिश करनी है, आपने डाइट ठीक करनी है, नमक मिर्च नहीं खाना है, प्रोसेस फूड नहीं खाना, पकौड़े चटनी अचार नहीं खानी, लेकिन उसके बाद फिर वो जब पर्चा लिखते हैं तो उसके मुताबिक हो जाता है। एक तो डॉक्टर साहब की जो बड़ी मज़े की बात है ना, वो डॉक्टर साहब ये अपने पेशेंट्स को कम से कम एक पेशेंट को 1 घंटे से कम नहीं देती। उनका ये कहना है कि जब तक आप किसी बंदे के साथ, और ये हमारा एक बड़ा मसला है डॉक्टर्स का भी, क्योंकि उनका ये प्रॉब्लम होता है कि वो 5-10 मिनट में उनके पीछे एक और पेशेंट आ रहा है तो उसको देखना है, तो ये कह रहे हैं कि जी 1 घंटा कम से कम आप उसके साथ बैठें, उसकी लाइफस्टाइल में बात करें, उसकी फैमिली हिस्ट्री, और हर एक पेशेंट, इवन अगर चाहे वो शुगर का ही पेशेंट है, दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो एक तो अगर हम, जो हमारे लोग सुन रहे हैं, वो ज़रा इस बात को फोकस करें कि जब भी डॉक्टर के पास जाएँ तो उसका वो वाला हिस्सा भी सुने जो कि वो आपको ज़ुबानी कह रहा है, और उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। और कम से कम मैं अपने घर में, हालांकि मेरे कुछ बच्चे मेरा मजाक भी उड़ाते थे, अब तो ये समझना शुरू हो गए कि मेरे साथ ये हिस्ट्री है कि जी, यानी कि मेरे घर में एक समय रूल है कि जिस वक्त मैं बीमार हूँगा, तो अगर मैं बिल्कुल ऐसी हालत में चला जाऊँ कि बेहोश होने वाला हूँ, तब आप मेरे मुंह में गोली डाल सकते हैं, अदरवाइज जब तक मैं होश में मौजूद हूँ मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगा। ये मेरे पिछले 15 साल 14 साल से ये सूरत हाल है, और जिसका कि मैंने लिटरली इसका मुझे फ़ायदा हुआ है। और मैंने जो देखा है लोगों को मेडिसिन, ये मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन अगेन लाइफ सेविंग ड्रग्स, जब आपकी ज़िंदगी जो है ना उससे आगे चली गई है कि अब तो इसके अलावा गुजारा नहीं है, फिर आप फार्मेसी ज़रूर खाएँ। लेकिन जब तक आप अपने आप को, जैसे वो एक फ़लसफ़ा है ना जी, अगर ज़ुकाम हो जाए तो 7 दिन में ठीक हो जाता है, दवाई खाएँ, और ना खाएँ तो हफ्ते में ठीक हो जाएगा। इट्स अगेन डिपेंड्स, अगर आपके पास इतने सारे मीन्स हैं कि आप डिटेक्ट करें जी बैक्टीरिया वायरल क्या है। अगर बैक्टीरिया है तो इनएविटेबली आपको लेना पड़ेगी, अगर नहीं है तो वायरल है तो यू डोंट नीड टू टेक एनी मेडिसिन। नहीं, मेरे साथ ये है ना, मैं तो इसका पिछले 10 साल से साल में 3 दफ़ा जुकाम से गुजरता हूँ, और फलसफा वही है। इसलिए आपको गुजरते हैं ना, आपको मोस्टली वायरल होता है। बैक्टीरिया से डिफरेंस बिटवीन वायरल एंड बैक्टीरिया टेम्परेचर जुकाम। अगर आप बैक्टीरिया में नहीं खाएंगे तो आप ठीक नहीं, क्योंकि हमारा बैक्टीरिया इतना रेजिस्ट कर चुका है। मे बी आपका एक केस हो, वी कैन गो फॉर दैट, रिसर्च फॉर दैट केस, लेकिन
वेरी मैं वो डिफिकल्ट। उसकी रीज़न बताता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि अभी हमने रिसेंटली, और ये मेरी स्टडी नहीं है क्योंकि हम तो मतलब किसी खाते में नहीं आते दुनिया के, ये मेरे जो कोविड हुआ तो हमने एक 15-20 डॉक्टर का एक पैनल था जो कि कुछ शायद कैलिफोर्निया के शायद डॉक्टर्स थे, उन्होंने कोई 20 डॉक्टर्स थे, वो ऐसे इस तरह ही बैठे हुए थे। उन्होंने एक बड़ी कोई 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ये कहा कि जी हमें ग्लास इन्वायरमेंट में नहीं रहना, हमने मट्टी के साथ कनेक्ट करना एग्जैक्टली चीज। और उन्होंने पूरा इसकी पूरी को 1.5-2 घंटे की, उन्होंने हर डॉक्टर ने अपनी अपनी बात की। उसने कहा जी वो तमाम लोग जो कि मट्टी से कनेक्ट होंगे, जो नेचर के साथ कनेक्ट होंगे, जो लोग एक्स्ट्रा हाइजीन, मतलब हम इसको ग्लास इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। ग्लास इन्वायरमेंट क्या है, हमारे घरों में पर मार्बल है। सर व्हाट इज द वो भी साइंटिफिक बैकग्राउंड है ना, मट्टी में माइक्रोबैक्टीरियम है ना, हाँ जी। दैट इज अगेन अ साइंटिफिक बैकग्राउंड। मतलब अगर आप आप मट्टी में जा रहे हैं, आपके अंदर कंपोस्ट है, माइक्रोबैक्टीरियम है उसके अंदर, जब उसके साथ कनेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज होगी। आप बच्चों को बाहर की कंट्री में तो वो खिलाते हैं मट्टी के अंदर, सो वो तो दैट इज, अभी हम यहाँ बैठे हैं, हम कितना कम, अभी हम खुली हवा में बैठे हैं, हमें किसी को कुछ है भी तो इसका ये मतलब नहीं कि हम इधर दे आर मतलब 4% चांसेस कि हम में से कोई कंसीव करेगा उस बीमारी को। लेकिन अदरवाइज हम लोग अब बंद कमरों में, बंद घरों में, हॉस्पिटल के माहौल के अंदर एयर कंडीशनिंग जो है, एयर कंडीशनिंग जो पड़ी है, हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली इस वक्त क्यों स्विच आ रहा है, माइंडसेट चेंज, लाइफस्टाइल मेडिसिन ये बता रही हैं। अब अमेरिका के ही डॉक्टर्स हैं जो कि अब लाइफस्टाइल मेडिसिन पे पूरे 3-3 साल के आपके कोर्सेज हो रहे हैं, इसके अंदर आपको प्रॉपर फेलोशिप अवार्ड कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो तूफान आने वाला है उसको रोक, डैम दी डेल्यूज, ठीक है, उसको आप कैसे रोकेंगे? उसको डैम करने के लिए आप कुछ तो करेंगे ना। दैट्स वाई इट्स द प्रेपरेशन, दिस इज द प्रेपरेशन व्हाट शी इज सेइंग, दैट इज द प्रेपरेशन। और अगर आप प्रिवेंशन पे नहीं आएंगे, लोग मर, अभी जो लोग एंटीबायोटिक, माएँ बच्चों को एंटीबायोटिक, आई हैव विटनेस द पीपल। हमारे कमोडोर साहब, एक उनकी बेटी की डेथ हुई नेवी के अंदर, एक सिंपल सर्जिकल ऑपरेशन था, बच्ची जो थी उसको वो था, शी वॉज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, डॉक्टर्स कैन नॉट कंट्रोल हर, मतलब उनको पता ही नहीं था कि शी इज एंटीबायोटिक एंड शी डाइड, ठीक है उसको सर, क्योंकि दैट इज़ अ लाइफ सेविंग ड्रग। मैम ये अच्छा मैम ये कब होगा कि जब आप लैब में टेस्ट देने जाएं तो वो आपको बताएं कि जी आपने पालक के 5 प्यालों की कमी है? मतलब ऑर्डिनरी बंदे को भी समझ लगे ना जी, है ना, ऐसे टेस्ट हुए और कहे कि जी आप ये चीज़ खाएं। नहीं देखिए, वैसे इनडायरेक्टली टेस्ट्स हैं, क्योंकि देखिए जब जैसे कार्डियोवैस्कुलर ये जब इवेंट्स होते हैं, हार्ट अटैक्स वगैरह होते हैं, तो हमारे पास कुछ मार्कर्स होते हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, जिनको हम चेक कर सकते हैं। और जब वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़े होंगे तो वो इंडिकेट करेंगे कि आपकी बॉडी में यानी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है या इन्फ्लेमेशन है। और हमें ये मालूम है कि पालक के पत्तों में जो है एंटीऑक्सीडेंट है, तो आप 5, अगर ये कन्विंसिंग है आपके लिए तो टेस्ट करवा लें। विटामिन कम है तो पालक पे वो वाला विटामिन ज़्यादा तो वो ले लें, पर वो हमने तो कम से कम वो पापाई दी सेलर तो इसके पीछे से जाना है। मैम आप प्लीज अपना बच्चों ने ये भी नहीं देखा होगा। मैम बड़ी ये प्रोएक्टिव हैं और खासतौर पे ये काम कर रही हैं, खासतौर पे हेल्थ रिजॉर्ट पे। प्लीज अपना बताइएगा जो आप काम कर रही हैं। बेसिकली आई एम प्रोफेशनली आई एम डेंटिस्ट, और अभी हम लोग इनसे मिर्जा साहब से बात हुई थी, वी आर प्लानिंग कि हम एक यहाँ पे डेंटल टूरिज्म टाइप का छोटा सा एक हब बनाएंगे, जिसके अंदर हम डिफरेंट जो डेंटिस्ट आते हैं इवन फ्रॉम पाकिस्तान के लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, वहाँ पे शैलेज हों, दे कैन लिव देयर, दे कैन स्टे देयर। हम अपने सेमिनार्स, अपने कोर्सेज और सब चीज़ों को बाहर तो ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ की प्रैक्टिस है। और उस पर भी अगेन डेंटिस्ट बीइंग अ डेंटिस्ट, हर पेशेंट जब मेरे पास आता है उसका ये होता है, डॉक्टर साहब इतने महंगे क्यों हैं, आप इतनी महंगी क्यों हैं? तो मैं उनको बताने की कोशिश करती हूँ मैं महंगी नहीं हूँ, इस अगेन प्रिवेंशन। अगर आप मेरे पास जैसे ही कैविटी बनती है आप आ जाइए, चले मैं आपको फ्री भी कर दूँगी कैविटी बनती है जब आपकी। लेकिन अगर आप मुझ पर उस वक्त पे आएंगे जब आपको देखें, मैं हमेशा कहती हूँ व्हाट इज़ पेन, ठीक है, पेन अल्लाह हमें क्यों देता है, पेन हम सब के साथ है। पेन इज़ नॉट डेंजरस। लोग आते हैं रोते हैं उस वक्त जब उनको पेन होती, पेन की जो मैसेज है, कॉन्सिक्वेंस होता है वो सफरिंग होती है। सफरिंग एंड पेन दोनों में डिफरेंस है ना। लोग आते हैं सफरिंग के साथ, दे डोंट कम विद मी टू पेन। जब पेन एक लेवल, वो एक पेशेंट बहुत, ही इज़ वेरी माशाल्लाह वेरी रिनाउंड मैन, वो आए मेरे पास, डॉक्टर साहब मैं तो अपनी जेब के अंदर हर एक दफ़ा मेरे दांत में पेन हुआ और बड़े फ़ख्र से बता रहे थे कि डॉक्टर साहब मैंने उन डॉक्टर साहब ने मुझे एंटीबायोटिक दी, मैंने तो वो एंटीबायोटिक जेब में रख ली और जब मुझे दर्द होता है मैं वो खा लेता हूँ। उनके सारे दांत खत्म हो चुके थे। मैंने कहा सर ये आप दांत, कहते ये दर्द तो नहीं ना हुआ। तो मैंने कहा सर दर्द हो गया, अभी यू आर सफरिंग, पेन नहीं था, नो यू आर सफर, यू आर सफरिंग। अब इस सफरिंग के लिए क्या करेंगे आप, इसके ऊपर 50 से 60 लाख रुपया लगाएंगे। एक दांत 1 लाख रुपए का, एक दांत 1 लाख से भी ज्यादा है। आप हम इस वक्त अपने मुंह के अंदर 50 लाख मतलब एक डायमंड लेके घूम रहे हैं। राइट, और अल्लाह वो भी ओरिजिनल, नथिंग वी कैन नॉट रिप्लेस, कोई भी इम्प्लांट, कोई भी सिस्टम
ओरिजिनल को नहीं रिप्लेस कर सकता। बिल्कुल। सो मेरा हमेशा ये आई एम पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर बेसिकली साहब। सो मेरा ये फोकस होता है कि हमें इस टाइम पे इस हाई टाइम, इससे पहले कि डिज़ास्टर, अच्छा, और सेकंड इन्फ्लेमेशन। आपको पता है कि आपका दांत जब गम्स, और हमारे 70% लोगों के गम रेड हैं, नॉट पिंक, उसे कहते हैं जिंजिवाइटिस, ठीक है। एक मुट्ठी के बराबर इन्फ्लेमेशन अपने मुंह में लेके फिर रहे हैं। अब एक मुट्ठी के बराबर इन्फ्लेमेशन का आप क्या करेंगे? जो हर वक्त एक बॉयल बनता है, आप डॉक्टर के पास जाके इसको ड्रेन कर दें ताकि इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो। अब 24/7 आप मुट्ठी के बराबर इन्फ्लेमेशन अपने मुंह में लेके फिर रहे हैं। आपकी इम्यूनिटी कहाँ पे है? ऑल योर सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम आपके मुंह के अंदर आया हुआ है। बाकी पूरी बॉडी ससेप्टेबल टू उसकी अटैक्स ऑफ एनी डिजीज़। जब तक कि आप डायबिटीज़, आपका दोनों का विशियस साइकिल, हार्ट, कार्डियोवास्कुलर, एवरीथिंग जो आपके रिलेटेड है आपके दांतों के साथ है, आपके गम्स के साथ है, नो वन केयर्स। आई थिंक मैं यहाँ एक बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात की कि अब हम एज डॉक्टर्स भी सीख रहे हैं कि जितना जितना आप इसको सब स्पेशलाइज हम चीज़ों को करते जाएंगे ना, हम कंपार्टमेंटलाइज करते जाएंगे। सो द मोर वी कम डाउन टू द रूट, द मोर वी कम डाउन टू द बेसिक, द कॉज इज द सेम, वेदर इट्स फॉर gingivitis और इट्स कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और डायबिटीज़। एंड इट्स वेरी, मेरे लिए तो बड़ी आई ओपनिंग थी डिस्पाइट बीइंग अ फिजिशियन फॉर सो लॉन्ग, लेकिन ये कि मैं इस चीज़ को थ्रू करना चाह रही हूँ कि ये एक ही प्रोसेस है। तो अगर चंद चीज़ें हम अपने लाइफस्टाइल में ले आएँ तो हम इन प्रोसेसेस को रिवर्स कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, और कम्प्लीटली रिवर्स करके कम्प्लीटली क्योर पॉसिबल है। आई रिमेंबर कि मेरा जो सबसे होपफुल जुमला था लोगों से वो ये होता था कि अगर डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है कि आपको क्योर नहीं हो सकते लेकिन हम ट्रीट कर सकते हैं। आई एम जस्ट सो हैप्पी कि अब आज हम ये कह सकते हैं कि आप कंप्लीटली रिवर्स हो सकते हैं, बिल्कुल हेल्दी स्टेट में आ सकते हैं, एज इफ यू हैव नेवर हैड। बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। जी जी राइट। फॉर एग्जांपल अगर 11 ग्राम्स पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट द पेशेंट ऑन सम सॉर्ट ऑफ एंटी हाइपरग्लाइसेमिक। अभी थोड़ा सा मेडिकल, मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अभी तक हम जो पैथोफिजियोलॉजी जो हम समझ रहे थे ना कि डायबिटीज़ होती क्यों है, अब हमें ये पता चला है कि मेन वजह जो है ना हमारे पास एक तरह से आसान लफ्ज़ों में कि मुख्तलिफ़ जगहों पे ना फ़ैट जाके एबनॉर्मल जगहों पे डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से जो पैंक्रियाज, जो लबलबे होते हैं, उससे इंसुलिन नहीं प्रॉपर्ली प्रोड्यूस होती, और जो पेरिफेरल टिश्यू जहाँ पर जो जाना होता है वो अंदर नहीं जा पाती, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। तो जितनी भी आप दवा देंगे ना वो एक्चुअली सिर्फ सिम्टम को मैनेज करेगा, वो डिजीज़ को रिवर्स नहीं करेगा। तो अब जो डायबिटीज़ प्रिवेंशन ट्रायल था, जो बहुत बड़ा ट्रायल था, उसमें उन्होंने कंपेयर किया था लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मेटफॉर्मिन को, एंड दे केम टू द कंक्लूजन कि लाइफस्टाइल इज़ एक्चुअली 2 times बेटर देन मेटफॉर्मिन। तो आई पर्सनली हैव डन दैट, लेकिन उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि बड़ा क्लोज फॉलो अप आप करें उन लोगों को। शुरू में आप उनको मेडिसिन दें, लेकिन उसके साथ आपको उनको लाइफस्टाइल, इंटेंसिव लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उसे कहते हैं, थेरेप्यूटिक लाइफस्टाइल। तो उसमें आपका जो हैदर थोड़ा सा बैठ और अनकंट्रोल्ड उसकी डायबिटीज जी। है, उसके बाद तो nothing can be done at this point. अच्छा, तो उसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप अपने पैंक्रियास के रिजर्व्स को पता कर सकते हैं। ये बात ठीक है कि द लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ द हायर द चांस कि पैंक्रियाज आपके बर्न आउट हो चुके होंगे। मगर आपके पास ये अब कुछ ऐसी टेस्टिंग शामिल है जिसमें अगर आप इंसुलिन लेवल्स, सी पेप्टाइड लेवल्स, होमा IR जिसे कहते हैं, अब ये थोड़ा सा मेडिकल टर्म्स में ज़्यादा बोल रही हूँ इस वक्त, लेकिन आप इसके थ्रू कम अज़ कम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये पेशेंट की क्या डायबिटीज़ कंप्लीट रिवर्सल हो सकता है। रिवर्सल नहीं भी हो सकता तो एटलीस्ट आप मेडिकेशन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अगर कोई इंसुलिन के जैसे 4 इंजेक्शन एक दिन में देता है और आप उसको ले आएँ जैसे 1 इंजेक्शन अ डे पर या एक मेडिसिन पर, तो स्टिल द क्वालिटी ऑफ लाइफ वुड बी इम्प्रूव्ड। एंड देन बस इसकी शर्त ये है कि रिवर्सल के लिए कि जो लाइफस्टाइल चेंज आपने किया है उससे जिस दिन आपने उसको रिवर्स किया वापस डायबिटीज़ वापस आ जाएगी। अच्छा मैम, एक तो और चीज़, दो बातें हैं। एक तो है कि हाँ, आप जो मैं आपके साथ कुछ मैंने जो 2 हफ्ते में शादी की है, कुछ सीखा है आपसे, जी। वो मैं अगर थोड़ा आसान लफ्जों में लोगों जी बिल्कुल। एक तो ये कि हम टारगेट कर रहे हैं कि एक वो लोग जो कि बीमार हो गए हैं जी, उनको तो चले हम उनको रिवर्स करें, लेकिन जो लोग अभी बीमार होने जा रहे हैं उनको रोकें। बिल्कुल। ये जो बड़ी ऑडियंस है सर, काजी ज़िया साहब, allow me to introduce him. He is a very important person in this perspective. Now why? Because Qazi Zia Sahab is executive member of All Pakistan Private School Management Association. और he is running a school himself.
तो ये जो सारी हम जो बातचीत कर रहे हैं ना, ये इनके थ्रू ही आगे जाती है। वेरी मच राइट। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम। बल्कि एक्चुअली में बच्चों के साथ सेशन होना चाहिए। बिल्कुल जैसे लास्ट अभी हम बैठे हुए थे लास्ट वीकेंड पे कुरान एकेडमी में, तो देखिए वो बच्ची कितनी अच्छा बोली। हाँ वो एंड प्रोबेबली मतलब मेरे जैसे बंदे ने ये एक प्रेजुडिस अपने अंदर बनाया हुआ है कि यार बच्चे आजकल की बात नहीं सुनते। तो माशाल्लाह शी वाज वेरी कन्विंसिंग। वो जो बच्ची थी ना, तो बच्चों के पास हमें जाना पड़ेगा। इसके अंदर पाकिस्तान सॉरी किस तरह का नहीं है जंक फूड कैसे कन्विंस सर मेरा तो सर इसके बारे में जो ख्याल है ना कि सर मेरा जो ख्याल है ना सर, हमने एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों को कंफर्ट देते देते हम उनको लाइफ की हार्डेस्ट जगह पे लेके आए। आज हमारा बच्चा अपनी फूड चेन से डिस्कनेक्ट हुआ है। ये मेरा पक्का पेट बर्ड है जो मैं बोलता हूँ। हमारी नानियाँ दादियाँ सिर्फ सुखाती थी, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ऑल द बिग। ये पूरा घर का झगड़ा कर जंक है क्या ये भी देखना है। मतलब जंक फूड मतलब पिज़्ज़ा आप खाते हैं तो पिज़्ज़ा सारा जंक फूड नहीं है। बेसिकली उसकी डो जो है नीचे जो है, अगर हम उसको डो को रिप्लेस कर दें, उसके आटे को रिप्लेस कर दें, तो वो ऑलमोस्ट केचप भी जा रहा है, चीज़ भी जा रही है। उसको सर वो कर सकते हैं। और केचप जो है वो आप अपना होममेड बनाएं, जरूरी है आपने बाजार से लेके आना है। तो ये थोड़ा एफर्ट करनी पड़ेगी। एक तो वो भी है ना, व्हाट एफर्ट खुद आदमी अपनी एफर्ट भी होती है ना। वो कहता है बच्चे यार केचप में कौन केचप बनाए, उसकी एफर्ट भी केचप बनाते हैं, खुद बनाते हैं। चटनियाँ सॉसेस फटाफट बन जाती हैं। अब सर हमारे मिल रही बाजार से कौन। सर देखें ना, मैं बताऊं, हमारे घरों में ना हो गया ना, जब से हमने अपने घर की मिसाल से पिछले 4 सालों से ना, जब से हम इंट्रोड्यूस हुए हैं ना सर, जब से 4 सालों से इंट्रोड्यूस हुए हैं। अच्छा टमाटर आजकल शायद 200 रुपये किलो है। टमाटर का ऐसा टाइम दिया था जब वो 10 रुपये किलो किलो होता है। समझ आप हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ प्रोसेस बन गया है कि हम 50 किलो ले आते हैं। जब वो सस्ता होता है तो उसके हम लोग उसको भी पेस्ट बना लेते हैं। अच्छा यही काम आप कर सकते हैं। चीज़ें जब आस्ते आस्ते हम जब अवेयरनेस आएगी ना कि हमारी बीमारी, हमने दवाई खाने के बजाय उस पर जाना है, तो ये हो सकता है। अच्छा मैम, जो आप एक तो पहली बात जो मैं समझा था, एक तो ये कि हम बीमार होने वाले लोगों को रोकें, जी जो कि लार्जर इस वक्त जी ऑलमोस्ट 90% लोग ऐसे बिल्कुल। हैं जो कि बीमार होने वाले हैं, उनको रोकें। दूसरा जो 5-6 पिलर्स आपने बताए थे, अगर मैं मुझे करेक्ट करिएगा अगर वो जी बिल्कुल। पहला है जो आपका है डाइट, जी फिर है आपका एक्सरसाइज जी। कि आपको फिजिकली भी एक्टिव होना है, जी। फिर आपका स्लीप है, जी। नींद आपको ठीक करनी है, फिर आपने एडिक्शन से बाहर आना है, अगर एडिक्शन ना जाए उसके अंदर अगर है तो उससे बाहर आ जाए, और फिर आपने स्ट्रेस फ्री रहना है, आपने स्ट्रेस से दूर रहना है। जी। और इसके अलावा अगर सोशल कनेक्शन, सोशल कनेक्शन जो भी ये जो हो रहा है इस वक्त, हाँ ये अगर 5-6 चीज़ें अगर, और इसमें वो पैसे तो लग नहीं रहे, मतलब ना हमें नींद को पूरी करने में, इसके लिए रात को जल्दी सोएं, वही बात है जो हमें कुछ चीज़ों को एजुकेट करना है कि अगर बच्चे को कैसे रोकेंगे कि जी आप, लेकिन अगर बच्चा सुबह उठता नहीं है तो रात को जल्दी जब सोएगा, और कोई हमारे यहाँ ये आप जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके बारे में होगा इन्फॉर्मेशन कि वो सुबह मतलब जब उठते हैं ना तो रात को उनकी 9-10 बजे उनकी वो बिल्कुल डाउन होना शुरू हो जाता है। तो नींद का साइकिल, स्ट्रेस का साइकिल, आपका जो है आपका ये जो बाकी हमने कहा जो है वो हमारा खाने पीने का है, एक्सरसाइज का है। इसको जरा आपको जरा कंबाइन करें, फिर हम नीचे भी जाना है, अभी हमने सही। ग्रुप होने से पहले हाँ। इसको कंपाइल कर लेंगे। हाँ मेरे ख्याल से ये जो आपने चीज़ें बताई हैं, और आई थिंक हम लोग मुख्तलिफ, हम बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं एक्चुअली अपने आप से ना, तो वो होप वापस लानी है। जहाँ तक कि बच्चों की बात है ना, ये एक अपने टाइम से गुजरेंगे, ये वो चीज़ें करेंगे, ये वो चीज़ें देखेंगे, अनफॉर्चुनेटली आपको विटनेस करनी पड़ेंगी। मतलब द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ये हमारा काम सिर्फ ये है कि हम इसको एजुकेट करें। मैं आपको इससे बताना चाह रही थी कि यहाँ पर एक पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन है, आप उससे शायद फेमिलियर हों, और उसने ऑलरेडी बहुत काम शुरू कर दिया है। और हमारी ग्लोबल इनिशिएटिव जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन का है, उसकी वो सिस्टर ब्रांच है। एंड आई वुड से कि पाकिस्तान में अच्छा खासा काम हो रहा है। तो जिन लोगों ने भी सर्टिफिकेशन किया, मैंने भी यहीं से किया है, तो वो स्कूल्स में भी, कुछ लोगों का स्कूल्स में इंटरेस्ट है, कुछ लोगों का जनरल पब्लिक में है, मेरा फिजिशियन टीचिंग में है। तो आई थिंक इसी तरह से टीम बनती जाएगी तो ये सारे फैक्टर्स होते जाएंगे। यूथ में, टीन एज लाइफ्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप उनको ना कनेक्शन बनाना सिखाएं। एज एन एडल्ट जब हम कनेक्शन बनाना खुद सीख जाएंगे तो वो हम उसको जब रोल मॉडल करेंगे तो वो भी इस चीज़ को सीख जाएंगे। एक चीज़ और जो है, डिप्रेशन वगैरह को भी आप इससे सीधा कर बहुत बड़ा हाथ इन्फ्लेमेशन का है। तो वो ये तो जो जब ये चीज़ें आप ठीक करते हैं तो मतलब वो अभी तो इतना हर कोई बंदा जी जी है, तो चीज़ें एडवांस स्टेजेस पे तो हैं, और इसीलिए हमें आप वॉक भी कर लो,
जो लोग वॉक करते हैं एक्सरसाइज You're getting like Yes, ये भी तो इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं ना, आपको फोन भी तो कर रहे हैं ना। आपको मिले जा रही है तो obviously like your brain is also going to सोशल get मीडिया tired. बहुत ज्यादा कॉज कर रहा है ये तो। सोशल मीडिया इज एक चीज़ और है, यानी कि इसमें ख़ास तौर पे जो कि जी मतलब एक बंदा जो है, मैंने देखा है कुछ लोगों को जो 45-50 साल की उम्र तक जिन्होंने ज़िंदगी में कभी वॉक नहीं की थी और वो उन्होंने अडॉप्ट किया और वो ज़िंदगी उनकी बदल गई। जी और ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने यंग उम्र में बहुत एक्सरसाइज करते थे, उसके बाद वो ऐसे ढीले पड़े कि वो ज़िंदगी में कभी वॉक नहीं की। तो एक मैं रिसेंटली एक मुझे बड़ा उसमें हौसला मिला कि किसी ने कहा कि जी 7 साल के अंदर ना 7 साल में इंसान की टोटल बॉडी चेंज हो जाती है। मतलब आज अगर मैं कहूँ कि मैं आज जो बैठा हूँ, सिर्फ शायद दांत के अलावा या एक आध कोई और ऑर्गन है बॉडी का जो कि ख़त्म नहीं होता, वो शायद उसका लंबे अरसे तक साइकिल होता है, वरना तो हमारा वो सब चीज़ें वेयर एंड टेयर है कि आपकी स्किन, ब्लड, खून सब रीजनरेट हो जाए। 7 साल में होल बॉडी ट्रांसफॉर्म कर जाती है। यानी कि आज मैं जो बैठा हूँ 7 साल में ये नहीं होगा, मतलब एक्चुअली पूरी बॉडी खत्म हो जाएगी। लेकिन जो बच्चों को लेके हम बात कर रहे हैं ना, अभी बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो जल्दी यंग उम्र में उनकी ना डायबिटिक हो रही है, वो हो रहे हैं इसलिए कि वो जो खाना वो खा रहे हैं। बच्चों के साथ अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हमने जो घरों में चेंज करनी है वो चीज़ें वो बच्चों के लिए ज़रूरी करनी है, क्योंकि अगर नहीं लेकिन I करेंगे think- तो फिर ये तो हमारे सामने आंखों के सामने एक बच्चा जो है बिल्कुल। और एडल्ट्स को जो उनको ये समझ आ रही है, जिनको इंसाइट हो रही है, वो 100% कोशिश करें कि कर लें उसको चेंज। बहुत सी चीज़ें रोल मॉडलिंग से वो सीख जाएंगे। एक मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आप रेपिटेशन से एक चीज़ सुनते हैं लेकिन इंस्ट्रक्शंस डोंट वर्क विद, स्पेशली विद चिल्ड्रन। तो आप उनको कॉन्स्टेंटली, और आपको उनको उससे रिपेल भी नहीं करना है, ना आप इतना ऑब्सेस करना है कि वो उससे रिपेल हो जाए। जस्ट वी हैव टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड। और कोई इंटरटेनिंग या कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बनाना, जैसे हम बात कर रहे थे कि टीचिंग किचन्स बनाएं। अब उनको अगर पिज़्ज़ा खाने का शौक है तो अब पिज़्ज़ा डो, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी कि हमें वो इंग्रेडिएंट्स ढूंढने पड़ेंगे, उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा उसकी कुकिंग में। एंड आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता करके ये चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी। एक हमारे फार्मर मार्केट के इनिशिएटर हैं, जर्मन है वो, एलोर के नाम, उनके घर में हम लोग बैठे हुए थे। बिलीव यू मी, हम देखें जब जिसको शौक है ना, जैसे कि हमारे घरों में जिनको दवाइयाँ खाने का शौक है, पूरी कैबिनेट्स बनाए दवाइयों की, इसकी दवाई है, इसकी दवाई है, इसकी दवाई, और वो 5 साल पुरानी भी दवाई। उनके घर में उस बंदे को पिछले 20 साल से उसके घर में स्पाइसेस, हर्ब्स, आपकी जो उसने गंदम की 12 किस्में रखी हुई थी कि ये वाली गंदम है, ये वाला बकवीट है, ये वाली वो है, और वो चीज़ें ला रहा है और वो खुद भी कंज्यूम कर रहा है और वो लोगों को भी खिला रहा है। तो अब वो मतलब ये वो सारी चीज़ें जो कि हम छोड़ी जा रहे हैं, हम जा रहे हैं मतलब मल्टी स्टोरी में, और वो वापस जो है ना, लोग जो है ना वापस साइकिल चलाने पे और पैदल चलने पे और सारी चीज़ों पे आ रहे हैं। मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा हमने सेशन कर लिया। एक हम साथ साथ वॉक करते हैं। अगर हम एजुकेशनिस्ट से भी पूछें ये क्या सर, प्लीज। इनका क्या ख्याल है बच्चों के वाले से और ये सारी जो बातचीत है। मेरा ख्याल ये है कि हमारे जो हमारा काम बस एक फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारी जो हैं वो मशीनरीज़ हैं वो सारी की सारी उसकी जो फाइबर है वो उसको जला के ख़त्म कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में जो इब्तिदा है हमारी इन सारी बीमारियों की वो ये हमारा फूड ही है। जो हम खा तो अच्छी खासी क्वांटिटी में रहे हैं, उसके अंदर भी वो सारी ख़त्म हो गई हैं। तो ये मेरे ख्याल में मेजर जो हैं हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं। एक मेरा क्वेश्चन है सबसे, कोई भी जवाब देते कि ये जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, मैं जैसे पहले भी कह रहा था कि अगर इनऑर्गेनिक में चले जाएं उसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, रिटर्न ज़्यादा है। जब ऑर्गेनिक में चले जाते हैं तो रिटर्न नहीं है, कॉस्ट में फ़र्क पड़ता है। सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूं कि मेरे पास एक छोटा सा डेयरी फार्म है। डेयरी फार्म की एक भैंस जो है वो सुबह के टाइम पे 5 kg दूध देती है, शाम के टाइम पे 5 kg दूध, इससे ज़्यादा नहीं देती। एक प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन जिसकी डोज की कॉस्ट सिर्फ 2 रुपये है, जब वो लगा दें तो वो 10 किलो दूध देती है सुबह और 10 किलो शाम को देती है। सो सिर्फ 2 रुपये में जब उसमें ऐड कर दूं तो आपको दूध जो है वो उसकी यील्ड डबल होगी। बट इमेजिन दी अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव थिंग्स इट्स डूइंग टू दी पीपल। ठीक है ना, आप बच्चों में देखें और उनकी ओबेसिटी देखें, उनकी और चीज़ें देखें। इसी तरीके से बाकी भी जितनी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो आपको उस कॉस्ट पर नहीं मिलेंगी। अगर टमाटर आपको अच्छा वाला मिल रहा है ना, जो ये GMO टाइप है या हाइब्रिड है या किसी न किसी तरीके से छिड़ा हुआ है, वो अगर आपको 100 का मिल रहा है, अगर आप ऑर्गेनिक में जाएंगे तो वो आप 300 का कौन ख़रीदेगा?
या ऑर्गेनिक का दूध अगर मैं कहता हूँ कि जी आपको 200 रुपये केजी लेना है, तो आप में से कौन लोग खरीदेंगे ऑर्गेनिक दूध? मैं लूँगा सर। नहीं, वो हम डॉक्टर साहब का वो नुस्खा लिखेंगे ना, 3 कप गाय का खालिश उनको दूध। बताएंगे कि डॉक्टर साहब जब लिखेंगे या इस तरह के हमारे लोग बताएंगे कि ये फूड न्यूट्रिशन गवर्नेंस होनी चाहिए। हमें ये नहीं पता ना कि वाकई में वो सही है कि गलत है। यार ऑर्गेनिक फूड दवाई तो महंगा नहीं ने ये मैं तंदुरुस्त ਜਿਹੜੀ मैं पोकासी भुगत रहे हैं। आप शुरू करें, हम सब लेते हैं। नहीं, मैं एक्चुअली देखें, मैं तो इस चीज़ में फ्रस्ट्रेट होके छोड़ दिया मैंने जी। मैं लोगों के घरों में देता था, तो एक दिन मुझे एक मैसेज खातून ने भेजा दूसरी का कि ये ब्रिगेडियर साहब जो है ना, ये लिफाफों में निशान लगाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने उस दिन सबका दूध बंद कर दिया, सबका बंद कर दिया। मैंने को ग्वाले लेके चले जाएंगे, दे आर वेरी हैप्पी, शायद मेरे दूध को वो डबल कर लेते हैं, ठीक है ना। मैं उसको उनको 120-130 का दे रहा हूँ। आई थिंक ये चैलेंजेस तो हैं, लेकिन ये ऐसे हैं, डेफिनेटली हैं, और जाहिर है हम जिस चीज़ के यूज्ड टू हैं वो ऑफ कोर्स उन चीज़ों को चेंज करने में टाइम लगेगा। और आई थिंक यहाँ पर मैं शायद एक और चीज़ की बात करूँगी कि हमारी कंजम्पशन सबकी तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं बोलूँगा, हमें जितनी हमारी वो है जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हम उससे ज़्यादा कंज्यूम भी कर रहे हैं। वैसे थोड़ा ये भी चीज़ है हमारी, क्योंकि हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी उस लेवल की नहीं है और हम कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं। इसके ऊपर मेरे ख्याल से एक और सेशन करना पड़ेगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम अननेसेसरीली ये समझते हैं कि जैसे मिल्क को हम कैल्शियम से एसोसिएट करते हैं। हमें लगता है कि अगर दूध नहीं पिया तो कैल्शियम मिल ही नहीं सकती, ऑल्दो हमें पता है कि इसके बड़े चीपर और बहुत आसान प्लांट बेस्ड रिसोर्सेज हैं। हम समझते हैं प्रोटीन जो है वो प्लांट में नहीं हो सकती, लेकिन बीन्स और लेंटल्स जो हैं वो गोश्त की ज़रूरत को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये जो पूरा डायनामिक्स चेंज होंगे ना, वो हमारी लाइफ टाइम में होते ही नहीं होते, मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक इट इज़ डूएबल बिकॉज इट हैज़ हैपन इन द वर्ल्ड। 2000 साल पहले भी इसके बारे में कहा गया। अगर आप प्रोफेटिक ज़िंदगी भी देखें तो उसमें इस तरह की इतनी अमाउंट ऑफ फूड तो की कंजम्पशन तो हमें कभी भी कहीं से भी हिस्टोरिकली भी नहीं मिलती। तो आई गेस ये एक और चीज़ है। इसमें एक और भी सर, एक मैं सर पर फातिमा के चेहरे पे खुशी आई बिकॉज उसके जो डंडे मार के हम दूध पिलाते थे वो कहती थी। अच्छा इसमें एक और भी बड़े मज़े की टर्म है सर, अभी जो है ना कुछ कह रही है। हाँ श्योर पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड मैंने बताना है। बेसिकली मेरे पास इतने ज़्यादा बच्चे आते थे ग्रोथ रिटार्डेशन के साथ, डेवलपमेंट उनकी सही तरह नहीं हो रही होती थी, कद छोटे छोटे हैं। व्हेन उनकी अम्मियों को समझा के वी वुड गेट टायर्ड कि आपने 1 गिलास से ज़्यादा दूध नहीं देना, एंड दे वुड नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज उसकी वजह से फिर आयरन डिफिशिएंट हो रहे हैं सारे बच्चे। मैं उसकी आपको रीज़न बताऊं कि जो USDA है ना, बिकॉज हमारी गाइडलाइंस, अब यहाँ पर हमारे पास कोई गाइडलाइंस, मुझे नहीं पता हमारी डाइटरी गाइडलाइंस हमारी लोकल कोई हैं या नहीं है, लेकिन आप लोगों को जो एग्रीकल्चर से ज़्यादा, हाँ, तो USDA और जो कि US एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है और ह्यूमन एंड हेल्थ सर्विसेज मिल के डाइटरी गाइडलाइंस देती हैं, लेकिन वो उससे पहले रिसर्च कमेटी से इनपुट लेती हैं। जब वो इनपुट ले लेती हैं साइंटिफिक और रिसर्च कमेटी से, तो फिर वो उसको पब्लिक के लिए रखती हैं। उस पब्लिक में एक फ़ायदा ये होता है कि लोग अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, लेकिन उसमें इंडस्ट्री भी ओपन होती है अपना इनपुट देने के लिए। तो उसमें ये बहुत सी चीज़ें हैं कि मिल्क की क्या वो है और मीट कितना होना चाहिए, तो मीट इंडस्ट्री, मिल्क इंडस्ट्री भी उसमें शामिल है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम को दोबारा से शायद रिव्यू और रिन्यू करने की ज़रूरत है। तो वो हम सारे डॉक्टर्स ने भी मतलब 1 पेजर को बन सकता है बच्चों के लिए, जो हम इनको स्कूलों वालों को दें या अपने सारे घरों में पेरेंट्स को वो करें। मतलब एक इन्फॉर्मेशन तो कोई दी जा सकती है इजाज़त। पहले उसका रिप्लेसमेंट हमें उनको देना होगा ना, कि हम किस चीज़ से उन बच्चों को रिप्लेसमेंट दें, क्योंकि अगर उनको मिल्क जो एग्जिस्टिंग है हमारे पास जो प्लांट बेस्ड बहुत सी चीज़ें। अच्छा एक और बड़ी मज़े की इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं अक्सर शायद लोगों को इस पर ज़्यादा शौक लगेगा। वो ये है कि इस वक्त जो दवाइयाँ जो बता रहे हैं ना, डॉक्टर साहब ने कहा कि जी वो खाना कौन सा खाना चाहिए, अभी डॉक्टर्स ये एडवाइस कर रहे हैं कि जी आप या जो आप वाली मेडिसिन कि उसके अंदर फास्टिंग कितनी इंपॉर्टेंस है, यानी कि पानी और खुराक। मतलब ये तो 100 साल हुआ है ना, हमें वाफिर मिकदार में मिली है। जैसे आपने कहा ना, खाना हम खा तो बहुत अच्छा ज़्यादा रहे हैं, लेकिन वो क्वालिटी नहीं खा रहे। तो अभी टर्म ये यूज़ हो रही है कि जी आपने दिन में आप मैक्सिमम 2 दफ़ा खाना खाएं, या उसमें अभी 1 मील अ डे पे भी आ रहे हैं लोग कि जी आप जितना हम ज़्यादा भूखे रहेंगे, जो लोग बीमार हैं, मतलब यानी कि जो बीमार होने जा रहे हैं या जो अपनी आप को वापस रिवर्ट करना चाहते हैं, तो जो भूखे रहना भी तो एक इलाज है कि नहीं, है कि नहीं? फास्टिंग जो है वो बिल्कुल। और अगर आप ट्रेडिशनल मेडिसिन में अगर जाए ना, हर ट्रेडिशनल मेडिसिन, चाहे आप उसको मतलब
जो यहाँ की जो ओल्ड हिकमत है या हर्बल मेडिसिन है या आयुर्वेदिक मेडिसिन है, चाइनीज़ मेडिसिन है, इन सब में इनकॉर्पोरेटेड है फास्टिंग। अब हमारी मॉडर्न मेडिसिन में भी इंटरमिटेंट फास्टिंग, बल्कि फास्टिंग मिमिकिंग डाइट्स भी आ गई हैं। तो लेकिन अगर हम उसको इतना हाई फाई या कॉम्प्लिकेटेड ना करें और सिर्फ कोशिश करें कि अपने आप को जितना भी आप कर सकते हैं, बस ये है कि पहले डाइट के बारे में सही समझ लें कि क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए, बिकॉज इफ़ यू डू फास्टिंग और अपने आप को रिप्लेस नहीं करेंगे प्रॉपर्ली तो फिर दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। लेकिन फास्टिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेहत में, तो वो एक चीज़ है। और यंगर यूथ में जहाँ पर हमें लगता है कि शायद हमको जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है उसमें, जैसे अभी आपने कहा था कि हम उस मोहब्बत में उनको वो चीज़ें कि शायद इनकी सेहत बेहतर होगी या इनकी ज़्यादा ये बेहतर बड़े होंगे, वो रीज़न नहीं है एक्चुअली। वो भी अगर फास्टिंग करें बच्चों के लिए भी, यानी जो यंग एडोलेसेंट्स हैं इनको इस टाइम से अगर इसकी आदत डालें, हमारी तो वैसे ही महीना भर तो करते हैं, लेकिन रूटीन लाइफ में भी अगर उसको ऐड करें तो डेफिनेटली दैट्स अ वेरी गुड। सर अगर आपके सबका कंसेंसस हो, क्योंकि अभी सूरज नीचे जा रहा है तो हमारा नीचे ना नदी के पास बहुत अच्छा